हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको घटना चक्र की आई दृष्टि पढ़ा रहा हूँ और मैंने कल आपके हिंदी वाली मैगजीन से पहली क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको लगभग 17 पेज पढ़ाया था, उसमें से राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। और आज मैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में सभी करंट जो सेक्शंस हैं उसको मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। आज की क्लास में पढ़ने के बाद आपको पूरा नेशनल करंट अफेयर्स की जो भी डिटेल्ड वाली जो सेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम लोगों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता संशोधन नियम 2024 से शुरुआत करेंगे और इसमें मैं आपको बहुत सारे नई चीज़ें भी बताऊंगा। कुछ जैसे इस मैगज़ीन में नहीं दिए हैं तो इंग्लिश वाली मैगज़ीन में दी है, तो उसको मैंने वहाँ से कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, तो पूरी वीडियोज़ को देखिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आएगा और इसके बाद आप जो है क्विज़ भी मैं कुछ रात तक जो है 9-10 बजे तक चैनल पे डालूंगा, टेलीग्राम वाले पे आप जाकर के वहाँ पे क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नागरिकता संशोधन नियम 2024 तो आप जानते ही होंगे, कई बार न्यूज में आ चुका है कि 2019 में ही धार्मिक उत्पीड़न से या जो उत्पीड़न हो रहा था जो अन्य समुदाय जैसे कि हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, कहाँ पे? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, वहाँ से जो पलायन करके आए हुए थे उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो लाया गया था। वो भी बाद में विधेयक जो पेश हुआ संसद में, और उसी के संदर्भ में जब वो पास हुआ तो अब क्या हुआ है कि 11 मार्च 2024 को इसके लिए नियम बनाए गए, नोटिफाई किया सरकार ने नियम को। ठीक है, तो अब उस नियम में बताए गए हैं कि जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं उनको जो है यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब उन्हें अर्हता प्राप्त करने के लिए जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उनको अपना मूल देश, धर्म और भारत में प्रवेश की तारीख क्या होगी, और संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भी एक जो भाषा है ना, भारतीय भाषा, उसका ज्ञान साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई एक भाषा है ना, उसका एक ज्ञान जो है उनके पास है कि नहीं, उसको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या था पूरे जो संशोधन अधिनियम का, कि एक लक्षित समूह है, मतलब जो एक टारगेटेड लोग होंगे, इनको नागरिकता हमें देनी है, भले उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट ट्रैवल का हो या ना हो। ठीक है, तो इसके लिए डाक विभाग, जनगणना, रेलवे, NIC को अधिकारियों को काम सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, इसमें से सवाल बहुत कम चांस है कि बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले आर्टिकल्स पे। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप UPSS का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे जो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं ना, उसका नेचर आप देखो तो इसमें से मैगजीन में से बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हो। देखो दिया है, दिबांग जो है वो मल्टीपर्पज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक बाढ़ नियंत्रण योजना और जल विद्युत सह विद्युत, ठीक है, जल विद्युत सह बाढ़ नियंत्रण योजना है ये, जिसमें आपको पता होगा कि जल विद्युत के साथ साथ जो है बाढ़ नियंत्रण के भी इसमें कार्य योजना शामिल की गई है। और इसकी जो कैपेसिटी है ना वो आप देखो 2880 मेगावाट है। इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी के ज़िले में मुनली गांव के निकट किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस नदी पे, दिबांग भाई है तो दिबांग नदी पे किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये एक जल विद्युत परियोजना तो है ही, साथ साथ बाढ़ नियंत्रण योजना भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला लाइन। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। निर्माण NHPC लिमिटेड करेगी। टोटल जो कॉस्ट है वो 31,875 करोड़ रुपए है। सवाल कहाँ से बन सकता है? सवाल ये बनेगा कि ये भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम कौन सा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस कई सारे दे देगा, तो ध्यान देना है कि हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। डैम बहुत प्रकार के होते हैं, कंक्रीट ग्रेविटी डैम क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कंक्रीट ग्रेविटी डैम होता है, यानी ग्रेविटी डैम वो होता है पत्थर या कंक्रीट या भारी सामग्री का, जो एकदम हैवी मेटल्स होंगे, उसका एक ऐसा बांध बना होता है। ठीक है, बांध बना होता है जिसमें जो उसकी जल प्रवाह को जो रोकने की कैपेसिटी होती है, जाहिर सी बात है बांधे तो जल प्रवाह होगा ही, तो कैपेसिटी कहाँ से आती है, तो जो बांध बना रहेगा उसकी दीवारों में जो भारी सामग्री लगी होती है उसी से वो रोका रहता है। उसके लिए कोई अन्य जो है उसकी सहारा नहीं होता। ठीक है, तो अब उसमें जो भी मटेरियल्स यूज किए गए हैं उसी का कैपेसिटी का इस्तेमाल करके वाटर को रोका जाता है। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो किसी बांध किसी अन्य हिस्से पर निर्भर होता नहीं, उसके कोई अलग से सपोर्ट नहीं होता।
ठीक है, वो मार्ग में रुकावट बन करके खड़ा हो जाता है वो बांध, ऐसी स्ट्रक्चर उसकी बनाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ठीक है, तो ये भारत का हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, यानी कि कंक्रीट से बना है और हाईएस्ट सबसे ऊंचा है ये। ठीक है, इसका निर्माण आरसीसी से होगा, आरसीसी टेक्निक आप जानते होंगे, आरसीसी तो वही है। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ये भी बन सकती है कि विश्व का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध कौन सा है, तो वो भी आपको ध्यान देना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो आरसीसी बांध है वो दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। तो दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जैसे इसमें 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल का जो संग्रहण करता है 1 महीने में, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला बांध होगा। ठीक है, इस परियोजना से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्राप्त होगी जो कि नॉर्दर्न ग्रिड को दी जाएगी, जिसमें 12% जाएगा तो वो अरुणाचल प्रदेश के लिए जाएगा, बाकी जो है 1% जो है लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए दी जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है 2-3 चीज़ें यहाँ से जहाँ से सवाल बन सकते हैं। अब आता है सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, सबसे पुराना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन है, तो सिद्रापोंग है। 10 नवंबर 1897 को कमीशन किया गया था। कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और सबसे विश्व में अगर देखें तो सबसे बड़ा ऑपरेटिंग जो जल विद्युत संयंत्र है वो चीन में है, 3 गॉगेज संयंत्र। इसका अगर कैपेसिटी देखें तो आप देखो कि 22.5 गीगावाट है। यहाँ हम लोग मेगावाट पे जा रहे हैं, वो गीगावाट पे है, तो उस जान से अंतर कितना बड़ा हो सकता है। अब आता है सेला सुरंग, राष्ट्र को समर्पित। तो सेला सुरंग के जो आधारशिला है 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने रखा था। किस लिए रखा था, तो जो भी दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पे कई बार लैंडस्लाइड्स होते हैं, पहाड़ जो टुकड़े होते हैं वो आकर गिर जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है, बर्फ़बारी होती है, तो ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है वो सुरंग जो है 24/7 और 365 डे के लिए कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई थी। तो 5 वर्षों में बनकर तैयार हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना को समर्पित किया। तो सेला सुरंग परियोजना कहाँ पे है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश मत लगाना, अरुणाचल प्रदेश को लगाना। ठीक है, ध्यान रखना। निर्माण किसने किया है, तो निर्माण किया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका प्रोजेक्ट क्या नाम था, तो प्रोजेक्ट वर्तक, प्रोजेक्ट वर्तक। अब ध्यान दो इसका कि ये समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। ठीक है, अब क्या जोड़ता है ये, तो आसाम जो तेजपुर है ना, आप तेजपुर देखोगे, तेजपुर का आप जिक्र समझोगे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें कांग्रेस के सम्मेलन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है कई बार उसमें सम्मेलन हुए हैं। तो तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ता है। ठीक है, अब बातें यहाँ पे हैं कि इसका जो निर्माण है सुरंग का वो किस मेथड से किया गया है, तो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से किया गया है। तो ये एक मेथड होता है टनल निर्माण का। और सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाईलेन रोड टनल निम्न में से कौन सी है। ठीक है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी 2 लेन की सड़क सुरंग कौन सी है, तो सेला सुरंग है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि तवांग से तेजपुर की जो यात्रा होगी वो काफ़ी सुगम हो जाएगी इसके बाद। अब आता है कि भारत जो सेला सुरंग है वो भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। कैसे, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर जो स्थित सेला सुरंग है उसको भारत में सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई। तो सवाल ये बन सकता है कि भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है, सेला सुरंग है। ठीक है, ब्रांक्सा पुल को मान्यता, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा लंदन में जो ब्रांक्सा पुल है उसको विश्व का सबसे ऊंचा मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा मल्टी स्पैन पुल। अब बात आती है कि ये ब्रांक्सा पुल कहाँ पे है, तो ध्यान देना आपको, लद्दाख में है। किस नदी पे है, शोक नदी पे है। ठीक है, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी किसको देगा, इंडियन आर्मी वगैरह को, और ये जो है सारी चीज़ों को जो है ऑपरेशनल और ट्रांसपोर्टेशन की सारी जो कनेक्टिविटी है इससे प्रोवाइड होगी। अब आता है शौर्य की प्रतिमूर्ति, लचित बरफुकन को आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, और मैंने आपको इंग्लिश वाले मीडियम में जो मैगजीन थी उसको मैंने पढ़ाया भी था। अहोम साम्राज्य के शाही सेना के जनरल थे। इन्होंने 1671 में सराई घाट के युद्ध में जो आसाम के सैनिक थे उनको प्रेरित किया था और मुगलों को करारी हार मिली थी। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कई बार आप देखेंगे 2-3 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखो यूपी पीसीएस ने, जो ऐसे कुछ युद्ध हैं जो कि आप नॉर्मल सी किताबों में आप जाहिर सी बातें नहीं पाते हैं, जैसे कि आप घटना चक्र हो गया, लुसेंट हो गया, इसमें मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो ऐसे ध्यान देना है। 1671 इसमें सराई घाट का युद्ध में आसाम के सैनिकों को प्रेरित किया था, मुगलों को करारी हार मिली थी, और देश में वर्ष 2022 में लचित बरफुकन को जो है वो आपको इनकी 400वीं वर्षगांठ जो है जन्मदिन की वो मनाई गई। और इसी के मतलब युद्ध में जो इनका योगदान रहा बरफुकन का, तो
तो उसी के स्मरण में, याद में होता क्या है कि राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में राज्य में असम में मनाया जाता है। असम में, ठीक है, असम में जो स्टेट लेवल पे 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है उसमें ध्यान देना। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो है हमारे, जोरहाट असम में लचित बरफुकन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है, ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया। विश्व में अगर पूछे कि लचित बरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है, तो जोरहाट असम में है। इसको स्टैचू ऑफ वैल्योर यानी कि शौर्य की प्रतिमूर्ति का नाम दिया गया है। शौर्य की प्रतिमूर्ति निम्न में से किसकी है, तो ध्यान देना आपको, लचित बरफुकन की है। और प्रख्यात शिल्पकार रामवीर सुतार ने इनको जो है डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको कुछ चीज़ें और भी बता रहा हूँ, जैसे कि आप देखो, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 सितंबर को क्या किया था कि एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस, आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा का जो है अनावरण किया था। खंडवा जिले में है, मांधाता पर्वत पे, ठीक है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आपने पढ़ा होगा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य जो है प्रतिमा बनाई गई थी। विश्व में जो है ये सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। दूसरी ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ और बता रहा हूँ। ये आप देखो, इंग्लिश मीडियम की मैगजीन है, जिसमें कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन उसने दिया था। तो इसीलिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की जो मैगजीन्स है उसको मैं कंपाइल करके पढ़ा रहा हूँ कि जो कि बेस्ट चीज़ें होंगी वो निकल करके आएंगी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आपको पता है स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी, काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। उसने यहाँ पे एक कैटेगरी बना दिया है। स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद स्टैचू ऑफ इक्वालिटी श्री रामानुजाचार्य की है, कहाँ पे है, हैदराबाद में, तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इक्वालिटी है, यूनिटी कहाँ पे है, वल्लभ भाई पटेल, आप जानते होंगे, गुजरात में है, सरदार सरोवर डैम के पास है। तिरुवल्लुर स्टैचू कहाँ पे है, तिरुवल्लुर में, कन्याकुमारी, ठीक है। आता है इसके बाद स्टैचू ऑफ अहिंसा, जो स्टैचू वाले उसको देख लो पहले। स्टैचू ऑफ अहिंसा कहाँ पे है, तो ऋषभनाथ का यहाँ पे क्या है, मूंगी टूंगी नासिक में। स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। ध्यान देना, स्टैचू ऑफ पीस। फिर स्टैचू ऑफ पीस है ये यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है, जैन जो है आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरिस्कर जी महाराज का, ये राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे है, नाथ प्रभु कैंपगोडा, ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये लॉर्ड शिवा की है, नाथ द्वारा में, यहाँ पे राजस्थान में। अब आता है तथागत स्थाल, यहाँ पे कहाँ पे है, बुद्धा की है, कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो ये जो आपका पूरा है ना, इसको मैं आपको नोट करने के लिए मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, या टेलीग्राम पे मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। स्टैचू ऑफ वननेस में, इक्वलिटी में, यूनिटी में, अहिंसा, पीस, प्रॉस्पेरिटी, बिलीफ, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो इसको एक जगह रहेगा, इसको आप याद कर लेना, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में सवाल बने हैं तो जाहिर सी बात है रिस्क आप ले नहीं सकते, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार पे एक ऐतिहासिक मामला आया, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। जो आर्टिकल 105 और 194 में जो राज्य विधानमंडल और संसद के सदस्यों को एक विशेषाधिकार मिलता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई की थी, सीधा सोरेन बनाम भारत संवाद में। और उसमें एक निर्णय दिया कि अगर मान लो कि कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य है, तो वे अपने भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में अगर कोई ऐसी काम उसकी जानकारी सामने आती है, तो उसको संसदीय विशेषाधिकार के तहत कोई भी सिक्योरिटी या उसके जो प्रिविलेज होते हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो प्रवर्तन एजेंसियाँ होंगी, जांच एजेंसियाँ होंगी, चाहे तो जांच और मुकदमा करके शुरू कर सकती हैं और उस पर कार्रवाई कर सकती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद सदस्य जो होगा और या विधानमंडल सदस्य, वो सदन में वोट देने या भाषण देने पे या के लिए रिश्वत लेने पे विशेषाधिकार के तहत अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये एक एक्सप्लेनेशन से था, आर्टिकल 105, 194 दोनों क्या है, एक संसद में और दूसरा जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रिविलेज की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ग्लासगो यूके में, आप जानते होंगे ग्लासगो यूके में COP26 में मोदी जी ने जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको प्राप्त करने के लिए 2030 तक 500 गीगावाट
उसी के तहत जो उन्होंने घोषणा की थी और उस भारत उसकी तरफ कार्य कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जो नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 है उसमें बताया गया है कि जो भारत है वो नवीकरणीय ऊर्जा की स्टेबिलिटी मतलब उसका कैपेसिटी कितनी है, उसमें विश्व में कितना है, चौथा स्थान। तो प्रीलिम्स का एक सवाल बन सकता है, ठीक है, चौथा स्थान। पवन ऊर्जा में क्या है, तो विश्व में चौथा स्थान। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में क्या है, पांचवा स्थान। किसके हिसाब से, तो आईरेना की तरफ से, मतलब कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, ठीक है। अब आता है कि 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठा और उसने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सवाल यहाँ बनेगा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि देश के 1 करोड़ जो घर होंगे उनकी छतों पे सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का टारगेट किया गया है, लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब आता है कि इसके क्या होगा कि इस छत पे जो सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना होगी उससे देश के 1 करोड़ परिवार प्रत्येक माह 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे। टोटल खर्च कितने आने वाला है, तो याद रखना 75,000 करोड़ रुपए आने वाला है मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। अगर आप जान लो कि 2 किलोवाट की कैपेसिटी वाला सोलर ऊर्जा लगाते हो तो उस प्रणाली का 60% जो राशि होगी वो केंद्र जो होगा वो वित्तीय सहायता के माध्यम से देगा प्रत्येक जिले में। ये इंपॉर्टेंट है सवाल, जो जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं यहाँ से सवाल। और मैं आपको क्विज कुछ कराऊंगा, टाइम मिला तो मैं 9 बजे तक कुछ क्विज डालूंगा आप टेलीग्राम पे, आप अटेम्प्ट करना, देखना, बहुत अच्छे क्विज होंगे, ठीक है। तो हर प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव जो होगा वो विकसित किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छत पे सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। आप देखो तो अपने अपने जो रीजन्स होंगे उसमें रूफटॉप की सौर प्रणालियों के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए जो अर्बन लोकल बॉडीज होंगी, पंचायती राज होंगी, वो विभिन्न इंसेंटिव्स देंगी, ठीक है। रेस्को जो कंपनी है वो इसके लिए कंपोनेंट प्रोवाइड करेगी, जो पूरा भुगतान है और मॉडल्स है उसके लिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि 300 गीगावाट की सौर एनर्जी की कैपेसिटी में हमारी वृद्धि होगी और हम लोग 720 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन का जो है कटौती कर पाएंगे। सवाल यहाँ से नहीं बनेंगे 720 कर पाएंगे, सवाल जो बनेंगे प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव से बन सकते हैं, ठीक है। टोटल आउटले खर्च कितना हो रहा है, फिर इसके बाद कितना ये केंद्रीय सेक्टर की योजना है कि नहीं है, ठीक, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं और इसका मुख्य मोटिव क्या है, ठीक है। सवाल इतने ही बनेंगे। अच्छा, अब आता है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया था। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि जो एविएशन सेक्टर है, जो विमानन क्षेत्र है, उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण हो, ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, अधिक से अधिक विमानन सेक्टर में महिलाओं को, बालिकाओं को प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाया जाए, सुगम बनाया जाए, ठीक है। तो ध्यान देना है, स्टेम जैसे जो क्षेत्र, स्टेम मैंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जैसे रीजन्स में इनको स्किल सीखने का इंपॉर्टेंट अवसर मिलेगा। विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण भी मिलेगा, ठीक है। 150 नियोजित स्थान होंगे, वहाँ पे स्टेम की प्रयोगशालाएँ होंगी, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि बाईटेक परिसर, यानी कि बेंगलुरु में, कर्नाटक में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उसके कैंपस का मोदी जी ने उद्घाटन किया। बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है, मतलब अमेरिका जो बोइंग कंपनी है वो अमेरिका की, वो अपने अमेरिका के बाहर भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की है। और ये क्या है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी है। और ध्यान ये देना, यहाँ से एक सवाल बन सकता है जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है कि प्रधानमंत्री ने तुमकुरु कर्नाटक में HAL हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण फैसिलिटी है, ठीक है, ये एशिया की, तो ये जरूरी है, ठीक है। अब आता है स्वाति पोर्टल। तो 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है उसके अवसर पे 11 फरवरी को, ध्यान देना, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। उसके अवसर पे नई दिल्ली में हुआ क्या कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया। स्वाति पोर्टल पूछा जा सकता है, मैंने आपको पढ़ाया इंग्लिश वाली मीडियम वाली मैगजीन में, बहुत जितने पोर्टल्स थे, जितनी स्कीम्स थी, इंसेंटिव्स थे, जो आपका कैंपेन थी, सारी चीज़ें मैंने एक जगह कराई दी थी इंग्लिश वाली मीडियम मैगजीन में। हिंदी मीडियम में वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप फॉलो करो, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले से जो बेस्ट चीज़ें होंगी वो मैं निकाल के ला रहा हूँ आपको लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट भी करना, अगर चैनल कंटेंट पसंद है। कंटेंट तो भाई घटना चक्र का ही है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का और आपको इजी वे में बता देने का ये काम मैं कर रहा हूँ, तो शायद आप सपोर्ट कर सकते हो प्लीज़, ठीक है।
तो स्वाति पोर्टल जो है उसका पूर्ण रूप क्या है कि साइंस फॉर वुमन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एक ऑनलाइन पोर्टल है महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया स्टेम सेक्टर में। स्टेम सेक्टर आप जानते होंगे भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो कंप्लीट इंटरैक्टिव डेटाबेस पे बेस्ड है। ठीक है, बनाया किसने है स्वाति पोर्टल को, बनाया किसने है पूछा जा सकता है मेंस प्रीलिम्स में। ठीक है, आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, देखो क्योंकि इसमें जो विभिन्न इंस्टीट्यूट होते हैं ना उसमें से पूछता है कि ये निम्न में से किस जगह पे स्थित है, ये कहाँ पे है। आरओ की में आपने देखा होगा पूछा था। ठीक है, तो नई दिल्ली स्थित जो है राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, यही जो है इंस्टीट्यूशंस को जो बनाए गए हैं उसको याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और इसी ने स्वाति पोर्टल का गठन किया, स्वाति पोर्टल को बनाया। ठीक ना, इसने अब आता है चुनावी बॉन्ड योजना और संवैधानिक, सब लोग जानते होंगे ये पॉलिटिकल फंडिंग के लिए जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए योजना लाई गई थी। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको कि इसमें संविधान की जो संविधान पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य, उसने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। बहुत कुछ इसमें सवाल नहीं आएगा और इसमें दिया हुआ है। ये अब बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो चुनावी बॉन्ड योजना है पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंडिंग को लेकर के ये सूचना को गोपनीयता के माध्यम से संविधान का जो आर्टिकल 19(1)(a) क्लॉज है उसका उल्लंघन करती है, इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। ठीक है, अब उसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कंपनी एक्ट की धारा, कंपनी एक्ट 2013 की जो धारा है 182, वो संशोधन के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज़ को असीमित कॉर्पोरेट वित्त पोषण की अनुमति देकर के संविधान का आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चुनावी बॉन्ड योजना में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इसको आपको ध्यान देना है, चुनावी बॉन्ड योजना एक पी नोट्स के रूप में जारी किया जाता था, एक बैंकिंग टूल होता था बियरर के लिए। इस पर कोई जो खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा होता था, किसी भी व्यक्ति को द्वारा इसको हम लोग जो है चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे जो भारत का नागरिक हो, हालांकि तो हटा दिया गया। ठीक है, अब किस तुलन में इसको खरीद सकते थे आप, तो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग में इसको जारी करते थे। 15 दिनों तक वैलिड होते थे, अगर उसको भुनाया ना गया 15 दिनों के अंदर, ठीक है, तो उसको प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, राहत कोष में जमा करा दिया जाता था। ये नॉन रिफंडेबल होते थे। ठीक है, और इसको केवल जो एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी होंगी वही भुना सकती थी। कौन एलिजिबल होंगी, तो अगर आपको ध्यान देना है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा किसी के भी आम चुनाव में कुल मतों का न्यूनतम 1% प्राप्त करने वाले पॉलिटिकल पार्टी ही जो होंगे इस योजना को ले बॉन्ड प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। SBI को बॉन्ड जारी करने के लिए, अधिकृत करने के लिए नोटिफाई किया गया था, इसको हटा दिया गया। ठीक है, भारत रत्न को भी आप जानते ही होंगे, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1994 से शुरू हुई थी परंपरा। अब तक कुल 53 लोगों को दिया गया है। 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। पहला कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन और लालकृष्ण आडवाणी भी थे, इनको आवास पे सम्मानित किया गया। ठीक है, एक कार्यक्रम करके। अब आता है इसमें कर्पूरी ठाकुर के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। वे जननायक के रूप में लोकप्रिय थे, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण लागू करने के लिए बिहार में उन्हें याद किया जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में 1978 में बिहार में मुंगेरी लाल आयोग बना था, मुंगेरी लाल आयोग, जिसकी रिपोर्ट पे की बेसिस पे ही स्टेट में, बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन को लागू किया गया। और इन्हीं के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय बक्सर बिहार में एक स्कूल भी है, यानी कॉलेज है, और इन्हीं के नाम पर जननायक एक्सप्रेस भी चलती है। BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी जो आप जानते होंगे, ये इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में शायद। और कृष्ण आडवाणी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और ये उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। चौधरी चरण सिंह के बारे में जानते हैं, इनकी जो जन्मदिवस है इसको हम लोग किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री थे, 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री के पद को उन्होंने सुशोभित किया था। भारतीय लोक दल RLD जो है एक पार्टी की भी स्टैब्लिशमेंट की थी। और ये लैंड रिफॉर्म जो यूपी में थे उसके प्रमुख वास्तुकार थे, मेन आर्किटेक्ट थे। ठीक है, PV नरसिम्हा राव को जानते ही होंगे, 21 जून 1991 से 96 तक भारत के PM रहे। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, LPG रिफॉर्म्स थे, इन्हीं के कार्यकाल में आया और ये आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पे माना जाता है। MS स्वामीनाथन को आप जानते होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशंस के लिए कार्य किया उन्होंने, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन उनको कहा जाता है। टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी में सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन ऑफ 20th सेंचुरी के रूप में इसको सम्मानित किया था। और 1988 में चेन्नई में ही MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई थी।
ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें यहाँ से ध्यान देना है। जो नदी डॉल्फिन होती है पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का एक समूह होता है, केवल फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियाँ होती हैं जो नदी तंत्रों में पाई जाती हैं, जिसमें अमेजन डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, इरावती, तुकजी डॉल्फिन, ठीक है, या यांगसे फिनलेस पोर्पोराइज डॉल्फिन होती है, ठीक है। ये 7वीं डॉल्फिन थी बैजी, जो चीन नदी पे डॉल्फिन थी, वो उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो इसलिए न्यूज़ में था उसको ध्यान देना है। तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नीतीश कुमार ने, बिहार के सीएम ने, पटना में किया। तो भारत के साथ साथ एशिया में भी ये भारत में एशिया और भारत इसके अपनी तरह का पहला जो है ये केंद्र बना है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इसका उद्देश्य यही है कि जो डॉल्फिन रिसर्च के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिसमें एक ही जो है छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उसके नेचुरल हैबिटेट में रिसर्च होगा। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक योजना। तो अब एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन के 6 जीवित जो प्रजातियां हैं जिनके लिए हम लोगों ने बताया ऊपर आपको, उसमें उनको संरक्षण देने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में, याद रखना कैपिटल बगोटा में, एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ पिछले साल, ठीक है, एकदम ठीक साल भर पहले। इसमें ये क्या था, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाई 2030। 11 देश इसमें साइन करने वाले थे, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, इंडिया भी था, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुला। और भारत में देखें तो 5 अक्टूबर को यानी कि कल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है, ठीक है। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ है देवभूमि द्वारिका में, गुजरात में कच्छ के दक्षिण हिस्से में आप देखोगे तो एक ज़िला है जिसमें कि जो द्वारिका में हिंदुओं का जो 4 धाम है, 4 धाम भी याद रखना, कई लोग से मैं पूछा उसमें केदारनाथ भी लगा देते, नहीं, बद्रीनाथ है, द्वारिका है, पुरी है, रामेश्वरम है, ठीक है। तो ये 4 धाम है। अब द्वारिका, देवभूमि द्वारिका में एक है बेट द्वारका। बेट द्वारका क्या है, एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस बेट द्वारिका और ओखा के बीच में सिर्फ नौकायन था, छोटी छोटी नौकाएं से जो है ये आवागमन था। ये समुद्री बीचों के लिए फेमस है और ये मुख्य आकर्षण केंद्र भी है, ठीक है, बेट द्वारकाधीश मंदिर। तो इस प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी को सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। अब करेगा क्या, ये जो मुख्य भूमि है ओखा की उसको बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट है, सुदर्शन सेतु ओखा को और बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। केबल के है और केबल का ये पूरा पुल है। इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स में क्वेश्चन यूपीपीसीएस बना सकता है कि जो देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु कौन सा है, तो ध्यान देना है, यही जो है आपका सुदर्शन सेतु है, देश का सबसे लंबा केबल आधारित जो है वो ब्रिज बनने वाला है। 4 लेन जो है ये पूरी स्ट्रक्चर है इसका। अब आता है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस होता क्या इसमें कि मछुआरों के कल्याण के लिए मत्स्य पालन के जो टोटल पूरा सा कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश राशि यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। डेयरी मंत्रालय इसको केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इसको जो एग्जीक्यूट करता है। अब ये अब तक का सबसे बड़ा फिशरीज के सेक्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इसका उद्देश्य यही है कि रेगुलेशन को लाया जाए। 5 वर्ष की अवधि थी, 2020 से लेकर के 2024-25 तक, ठीक है। 2020 में जो है प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है, मंजूरी दे दी गई थी। तो अभी क्या हुआ था कि 8 फरवरी को, इसी 8 फरवरी को 2024 में ही एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को, यानी सह योजना है ये, इसका एक सह योजना है, उसको मंजूरी दे दी गई, ठीक है। अब इसमें होगा क्या वो चीज़ समझते हैं। कौन थे केंद्रीय मंत्री, 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है ये, जो एक है ये उप योजना है। 4 वर्षों की अवधि के लिए इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा सभी यूटी और स्टेट्स में 2026-27 तक, 2023-24 से। उद्देश्य क्या है कि जो फिशरीज सेक्टर है ना उसको फॉर्मलाइज करना है, औपचारिक रूप से उसको जो है मान्यता देना है और साथ साथ जो मत्स्य पालन में जो छोटे और लघु उद्यम है उनको समर्थन देना है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समर्थन देना है, ठीक है।
अब आता है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। भाग 4 में आप आर्टिकल 44 में जानते होंगे, नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही होता है कि जो भारत में रहने वाले प्रत्येक जो सिटीजन होंगे उनके लिए एक समान कानून होगा। ये एक देश एक कानून की जो है पूरा कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है जो स्वतंत्र भारत में, जिसने जो है ये कॉमन सिविल कोड को लाया। तो ध्यान देना है कि इसमें इसको स्वीकृति कौन दिया, राज्यपाल ने दिया। यहाँ पे जो है राज्यपाल ने राष्ट्रपति की जो है उसको संदर्भित किया था। तो आर्टिकल 201 का प्रयोग करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता को स्वीकृति दी थी, ठीक है। जो करेगा क्या कि मैरिज में, डाइवर्स में, सक्सेशन में, लिव इन रिलेशनशिप में जो है इनको सबको रेगुलेट करेगा। संपूर्ण उत्तराखंड पे भी लागू होगा और राज्य के उन निवासियों पर लागू होगा जो बाहर अधिवासित हैं, ठीक है, मतलब बाहर जो है वो रह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो समलैंगिक जो होंगे और या किसी अनुसूचित जनजाति, इस पे इसका प्रावधान लागू नहीं होगा, ठीक है। अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो है ये इंग्लिश मीडियम के मैगजीन में मैंने पढ़ाया ही था कि इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और इसका उद्घाटन भी हुआ था 22 जनवरी को। इनका राम मंदिर में प्रभु श्री राम का बाल रूपी विग्रह की जो है विधि पूर्वक जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 11 दिनों का यम विशेष नियम भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मंदिर जो गए थे उसको थोड़ा सा ध्यान देना। कालाराम मंदिर जो है पंचवटी धाम नासिक में है। पवित्र त्रिपायर श्री रामास्वामी मंदिर केरल में है। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में है। श्री अरुलिंगू रामनाथ स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु में है। गुरुवायूर मंदिर केरल में है और कोठंडा रामा स्वामी मंदिर धनुषकोटी तमिलनाडु में है। तो ये ऐसे मंदिर हैं जो प्रभु श्री राम में से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए संबंधित हैं। तो ऐसे इन्हीं मंदिरों का जो है 11 दिनों में जो व्रत हो रहा था मोदी जी ने गए, ठीक है, वहाँ पे गए और दर्शन किया। तो गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा जो है वो 18 को स्थापित की गई थी और इसको जो है कर्नाटक से पत्थर लाए गए थे। काले ग्रेनाइट के पत्थर थे। कृष्णशिला पत्थर जो है वो करीब 2.5 अरब वर्ष पुराने हैं, ठीक है। 5 वर्ष की आयु का श्री रामलला की मूर्ति जो है वो खड़ी अवस्था में बनाई गई है। कमल के फूल के आकार का जो है ये मुद्रा है, ठीक है। 10 अवतारों के विष्णु का भगवान का दिखाया गया है। स्वास्तिक ओम चक्र गदा के यहाँ पे मूर्ति के हिस्सों में प्रदर्शित किया गया है। कौन बनाया मूर्ति को? कर्नाटक के अरुण योगी राज ने बनाया गया है। बाल राम इसका नाम दिया गया है, ठीक है। इसकी विशेषताएं ये हैं कि नागर शैली में बनाया गया है, 3 मंजिला है, ठीक है, और 5 मंडपम है। नृत्य है, रंग है, सभा है, प्रार्थना है, कीर्तन है। 5 मंडपम बनाए गए हैं, ठीक है। पैराकोटा भी है। तो बस ये चीज़ है कि मंदिर निर्माण में कहीं पे लोहा का प्रयोग नहीं हो रहा है। गुलाबी रंग का पत्थर कहाँ से आया था? राजस्थान से आया था। टीक की लकड़ी कहाँ से थी? तो महाराष्ट्र से लाई गई थी। ग्रेनाइट के पत्थर तेलंगाना कर्नाटक से लाए गए थे। ब्रासवेयर तमिलनाडु से लाए गए थे। घंटियाँ वो उत्तर प्रदेश से, और जो घंटियाँ थीं तमिलनाडु से लाई थी। लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद तेलंगाना से थे। पूछेगा नहीं बट अब है इसको तो फैक्ट याद रखते रहो। चीफ आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है, इसको आप याद रखना, ठीक है। इसका मुख्य विशेषता यह है कि सूर्य तिलक तंत्र बनाया गया है, मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे सूर्य की किरणें डायरेक्ट जो है रामलला के माथे पे आकर के चमकती हैं। तो इसके लिए जो है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान और इसने बेंगलुरु में स्टेब्लिश है। इसने सूर्य पथ पर ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इसमें सहायता प्रदान किया। और CSIR जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की, इसने सूर्य तिलक को डिजाइन किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश से जो वाद्य यंत्र लाए गए थे जो कि म्यूज़िक पूरा बज रहा था, उसमें अनेक राज्यों से वाद्य यंत्र थे। यूपी से पखावज, बांसुरी और ढोलक था। बस इतना ही ध्यान देना। अब आता है अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी न्हावा सेवा अटल सेतु। तो देश की जो अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए, नागरिकों की जो आवाजाही उसको सुगम बनाने के लिए, सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण है और इसमें काम किया जा रहा है। तो इसी में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया गया, ठीक है। कि अब इसका नाम क्या रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी न्हावा सेवा अटल सेतु है। तो अटल सेतु का उद्घाटन किया। ये करेगा क्या सेतु? सिवड़ी दक्षिण मुंबई से शुरू होकर न्हावा सेवा जो है नवी मुंबई उसको जो है उसको कनेक्ट करेगा चिरले गांव तक। भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? अटल सेतु, ठीक है। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है, ठीक, 12 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा लंबा सेतु है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 21 किलोमीटर की है। 6 लेन है और डिजास्टर रेजिस्टेंट है, ठीक है। सेतु मुंबई की नवी मुंबई से कनेक्टिविटी को जो है वो सुगम बनाएगा। अब आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको असेसमेंट किया। इसमें बहुत सारे जो कंटोनमेंट से गंगा शहर थे उनका असेसमेंट किया गया। तो सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर 7वीं बार जो था वो फर्स्ट पे था, और उसके साथ ही रैंकिंग शेयर किया सूरत ने। दूसरा रैंक किसी को नहीं मिला है। तीसरा रैंक मिला है नवी मुंबई जो है महाराष्ट्र। ठीक है, अब आता है इसके बाद कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में जो शहर थे उसमें सासवड़ था, पाटन एनपी था, लोनावाला था। महाराष्ट्र का शीर्ष जो स्टेट है, स्टेट वाइज जो रैंकिंग आई है उसमें महाराष्ट्र टॉप पे है, मध्य प्रदेश सेकंड पे है, छत्तीसगढ़ थर्ड पे है। गंगा शहरों की रैंकिंग को पूरा ध्यान देना है, इसमें 5वें रैंकिंग को ध्यान देना है। गंगा शहर में वाराणसी टॉप पे है, प्रयागराज सेकंड पे है, बिजनौर तीसरे पे है, हरिद्वार चौथे पे है, और कन्नौज यूपी का जो है वो 5वें नंबर पे है। कैंटोनमेंट बोर्ड में महू छावनी जो है सबसे स्वच्छ छावनी है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में 20 शहरों में नोएडा को स्थान मिला है सिर्फ। चंडीगढ़ जो है सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर है। नोएडा को जो है स्टार रेटिंग के प्रोटोकॉल में 5 स्टार मिला हुआ है। और गीत एंथम को भी यहाँ पे स्वच्छ भारत का मिशन का विमोचन हुआ। नया संकल्प नया प्रकल्प, कैलाश खेर इसको गायक है। तो बस यही है। अनुच्छेद 370 पे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक एकीकरण के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 370 क्या था, एक जो है ट्रांजिशनल एक तरह से उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे संक्रमणकालीन उद्देश्य था। जैसे कि मान लो कि विलय हुआ तो विलय के बाद से संविधान और भारत में एकीकरण के लिए आर्टिकल 370 की स्पेशल प्रोविजंस थी, ऐसे में ये अस्थायी प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो इस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया 370 के पक्ष पे। बस इतना ध्यान देने से सवाल नहीं बनेगा, इसको इग्नोर करते हैं। अब आता है नमो ड्रोन दीदी योजना, इंपॉर्टेंट है। भारत जो है वो फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सेकंड प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा। लेकिन अगर आप समझो तो प्रोड्यूसर दूसरा है, लेकिन उसमें गैस जो यूज होता है, गैस फास्फेटिक और पोटास, इसका क्या है, इनके खनिजों का उपलब्धता बिल्कुल अपर्याप्त है। ऐसे में क्या है कि दूसरा बड़ा आयातक भी बन जाता है भारत। ठीक है, तो इसी निर्भरता को जो है दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जो उर्वरक इकाइयाँ बंद पड़ी हैं उसको पुनरुद्धार के लिए नई नई इकाइयों को प्रोत्साहित किया। और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के विकल्प के जैसे कि जैविक खाद का हो, ठीक है, इन सभी चीज़ों का प्रोत्साहन भी सरकार कर रही है। ठीक है, तो इसी के परिणाम स्वरूप लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर का विकास संभव हुआ है, तरल नैनो उर्वरक का। ठीक है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये सब नैनो जो तरल उर्वरक हैं, ये क्या कर रहे हैं कि उर्वरकों के छिड़काव की एक नई प्रणाली जो है वो किसानों के बीच में लाए हैं, और इस किसानों ने भी इसको जो है हाथों हाथों लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है अब तरल है, लिक्विड है, तो कैसे छिड़ेगा, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई है। तो किसान ड्रोन के जो उद्भव से हुआ क्या है कि जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं उसमें बिल्कुल एक तरह का अलग बदलाव हुआ, जिसमें कृषि ड्रोन के माध्यम से अगर देखें तो उर्वरकों का जो छिड़काव हो रहा है फर्टिलाइजर्स का, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रणाली साबित हो चुका है, जिससे समय की बचत भी होती है और बेहतर तरीके से सभी छिड़काव भी हो जाते हैं। तो ध्यान देना है, 19 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी का योजना को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो 30 नवंबर को मोदी जी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय सेक्टर की योजना है नमो ड्रोन दीदी। क्या है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अवधि क्या है, तो 2024-25 से लेकर के कहा जाएगा 25-26 तक आएगा, जिसका टोटल एक्सपेंडिचर 1261 करोड़ रुपए हो रहा है, जिसमें जो चयनित 15,000 महिलाएं होंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको ड्रोन दिया जाएगा, और ये ड्रोन को कृषि के उद्देश्यों के लिए वो किराए पे दे पाएंगी। इन 15,000 ड्रोनों में से 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनी प्रोवाइड करेंगी, बाकी जो होंगी वो केंद्रीय सहायता से प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें अगर देखें तो एक ड्रोन के एसेसरीज़ का कुल लागत लगभग 10 लाख है, तो 80% लागत देखें तो केंद्रीय वित्तीय सहायता जो है वो के थ्रू दिया जाएगा। अब आता है कि ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन के संचालन में उनको ट्रेंड किया जाएगा और ड्रोन दीदी के रूप में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की गई थी। 1000 प्रधानमंत्री ड्रोन नमो ड्रोन दीदी को जो है सौंपा गया, प्रधानमंत्री ने दिया था उसी कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, अब आता है PM जनमन। इसको मैंने पढ़ाया भी है इंग्लिश वाले मीडियम वाले मैगजीन में। तो आपको पता होगा, कल भी मैं बता रहा था कि भारत में जो टोटल ST है उसकी आबादी 10 करोड़ है, 10.45 करोड़। और मैंने कल परसेंटेज ही बताया था, कमेंट करना कितना परसेंटेज है, याद है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, इसमें 18 राज्यों और UT में जो द्वीप समूह में निवास कर रहे हैं 75 समुदाय। कौन, PVTGs, विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजाति समुदाय हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनके रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है। और ये वर्ग क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में वो एक तरह से
इनसिक्योरिटी का सामना करते हैं, साथ साथ अगर आप देखो तो ये एक तरह से कटे हुए हैं। तो बजट भाषण में 2023-24 में इन्हीं लोगों के विकास की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की थी। अब अगले 3 वर्षों में इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि की बात की गई थी, उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, जिसमें कि पीवीटीजी जो परिवार होंगे उनको आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, इन सभी चीज़ों की बात की जाएगी। तो इसी क्रम में 15 नवंबर 2023 को आपको पता होगा जनजाति गौरव दिवस होता है। तो झारखंड का कौन सा खूंटी जिला, यहाँ से प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन की शुरुआत की। उद्देश्य क्या था कि 75 जो जनजाति समूह है उसका विकास करना, जो विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाओं से छूट चुके हैं, ठीक है। अब 2023-24 से 2025-26 तक कुल कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो 24,104 करोड़ रुपया एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। 9 मंत्रालय, 11 प्रमुख जो क्षेत्र होंगे वो क्या करेंगे, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और जो होगा इसके लिए नोडल कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री कौन होगा, जो कोऑर्डिनेट करेगा, तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय जो होगा वो कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री होगा। 18 राज्यों में इसकी जो है शुरुआत, जो 18 राज्यों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पीवीटीजी ग्रुप है उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति में सुधार होगा, ठीक है। अब इसी के लिए 2023 में 25 दिसंबर को ही जो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय इसी योजना के लिए एक अभियान की शुरुआत की। क्या अभियान की शुरुआत थी, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अभियान। ये था क्या कि जो 100% जो पीवीटीजीज हैं उन तक 100% पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि जो है इन योजनाओं के बारे में उनके लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके, उनको शामिल किया जा सके, ठीक है। ये बातें हो गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आपको तो रटा ही होगा, सारी चीज़ें इसमें आपको पता ही होंगी। छत्तीसगढ़, एमपी, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट बातें हैं, छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी सीटें हैं, 90। यूपीपीसीएस ऐसे चीज़ों पे टारगेट कर लेता है, राज्यपाल पूछ लेगा या फिर उनके यहाँ सीएम पूछ लेगा या सीटें पूछ लेगा, जिसमें 10 सीटें एससी के लिए, 29 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। चुनई चिरई ये शुभंकर था छत्तीसगढ़ विधानसभा में। और इसमें ध्यान देना है, विष्णुदेव साय जो है नए सीएम बने हैं, अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम बने। एमपी की जो टोटल सीटें 230 हैं, ठीक है। इसमें जो नए सीएम बने हैं मोहन यादव बने हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बने। इसी तरह से मिजोरम का जो चुनाव था उसमें 40 सीटें हैं, जिसमें कि मिजोरम पीपुल पार्टी ने बहुमत हासिल किया। और कौन बने हैं सीएम, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा बने, ठीक है, लाल दुहोमा। अब आता है राजस्थान विधानसभा चुनाव, जिसमें 200 सीटें हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के नए सीएम बने और दिव्या कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो है वो डिप्टी सीएम बने। तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है कि जो है रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने और मल्लू भट्टी विक्रमांक जो है तेलंगाना के डिप्टी सीएम बने, ठीक है। अब आता है हम लोग मेरा युवा भारत। अब होता क्या है कि इसमें ऐसे जो अभियान आते हैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा युवा भारत 15 अगस्त 2022 को भारत की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी स्वतंत्रता की, ठीक है। तो 75वीं वर्षगांठ से लेकर के और जो 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी उसके बीच की जो 25 साल की अवधि है वो क्या है, अमृतकाल है, ठीक है, अमृतकाल। 2047 तक हमें अमृत भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत का निर्माण करना हमारे बजट का उल्लेख भी है इस बार का, ठीक है, थीम भी है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ग्रामीण युवा, शहरी युवा और सभी जो ग्रामीण शहरी अर्बन जो क्षेत्र के युवा होंगे एक मंच पे आएँ। इसी के लिए जो है केंद्र सरकार ने एक ऑटोनॉमस बॉडी मेरा युवा भारत के नाम से एक तंत्र का मैकेनिज्म का स्थापना का निर्णय लिया। तो 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। ये जो मेरा युवा भारत है वो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय जो है भारत सरकार उसी के द्वारा एक ऑटोनॉमस बॉडी है, निकाय है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देता है जो देश के युवाओं के एक ही साथ जो है संपूर्ण सरकारी तंत्र के रूप में सेवाओं को प्रोवाइड करेंगे। मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में जो दी गई यूथ है उसकी परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष की आयु को लाभान्वित करेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो नेशनल यूथ पॉलिसी है उसमें जो युवा है उसकी परिभाषा क्या है, 15 से 29 वर्ष की युवाओं को सिर्फ जो है मेरा युवा भारत मंच उनको लाभान्वित करेगा, ठीक है। अब आता है इसमें कि जो किशोर होंगे उनके लिए लाभार्थी होंगे 10 से 19 वर्ष के लोग। मेरा युवा भारत एक फिजिटल मंच है। फिजिटल क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। जैसे आपने फिजिकल सुना होगा, डिजिटल सुना होगा, यहाँ पे फिजिटल की बात हो रही है, यानी डिजिटल प्लस फिजिकल को मिक्सअप किया गया है, ठीक है। एक्टिव ड्राइवर के रूप में बनाने में मदद करेगा, यानी पैसिव रिसिप्टेंट नहीं बल्कि एक्टिव संचालक हो उसको बनाने में मदद करेगा।
आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन, ध्यान देना है कि 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पे जो है सरकार ने जो आज़ादी के लोगों ने जो उसमें अपना योगदान दिया, यहाँ के लोगों की संस्कृतियों, उपलब्धियों को और गौरवशाली इतिहास को भारत सरकार के द्वारा एक पहल बनाई गई थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट है। 26 दिसंबर को क्या बनाने की घोषणा की गई थी, तो साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, इन दोनों की शहादत में वीर बाल दिवस, कौन सा, वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और 14 अगस्त को क्या बनाने की घोषणा की गई थी, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में मेरा माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का समारोह में भाग लिया। मेरा माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा में इस कार्यक्रम का साथ ही जो है क्या हुआ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन हो गया। ठीक है, तो अब बात है कि इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो शीर्ष टॉप रैंक के जो यूटी या स्टेट से, उसमें यहाँ पे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर टॉप पे था, गुजरात सेकंड पे, हरियाणा राजस्थान थर्ड पे थे। मंत्रालय कौन टॉप पे थे इस अमृत महोत्सव के दौरान, तो सबसे अधिक मंत्रालय अच्छा काम किया विदेश मंत्रालय ने, सेकेंड रक्षा मंत्रालय ने, थर्ड रेल मंत्रालय ने और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। इसके दौरान अमृत महोत्सव स्मारक का भी मोदी जी ने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। ठीक है, तो मेरा माटी मेरा देश क्या है, एक जो है देशव्यापी लोकाभिमुख अभियान है। एक क्या है, अभियान है जो किस लिए किया गया था, तो स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। समापन कार्यक्रम था किस चीज़ का, आज़ादी के अमृत महोत्सव का। किसने किया था, 2 मंत्रालय हैं, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय और फिर इसके बाद जो है संस्कृति मंत्रालय। दोनों मंत्रालय को ध्यान देना। टैगलाइन क्या थी, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। ठीक है, टैगलाइन याद रखना, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास किया गया है। ये क्या करती है कि राजधानी क्षेत्र को रीजनल नोड से जोड़ने वाली रेल बेस्ड सिस्टम है। मेट्रो रेल से अलग होती है क्योंकि लंबी दूरी की तय करती है और काफ़ी अधिक स्पीड भी होती है, बहुत कम जगह रुकती भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के गाज़ियाबाद में साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन से नई दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के लिए जो है नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, और ये इसकी ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है। गांगे डॉल्फिन यूपी का जलीय जीव। तो गांगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नेम पूछा जा सकता है प्लैटनिस्टिका गैंगेटिका। ठीक है, ये क्या है, गांगे डॉल्फिन जो है विश्व के जो मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। शेष 3 कौन सी हैं, एक है यांसे नदी में पाई जाने वाली बैजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में भूलन डॉल्फिन, अमेजन नदी में बोटो डॉल्फिन। ठीक है, तो आप ध्यान देना 2006 में चीन की जो नदी डॉल्फिन है उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है। और जो गंगा नदी की डॉल्फिन है ना, उसको एक और नाम से जानते हैं, टाइगर ऑफ गंगा। यूपीपीसीएस से पूछ सकता है सवाल, टाइगर ऑफ गंगा किसको बोलते हैं, तो गंगा नदी डॉल्फिन को बोलते हैं। केवल मीठे पानी में रह सकती है, ये ब्लाइंड होती है, मैमल्स है, और इको लोकेशन के थ्रू जो है सारी चीज़ें अपना शिकार या अपना जो है मतलब पूरी जो मूवमेंट होती है उसी के थ्रू करती है। तो यूपी सरकार का जो वन विभाग है उसने गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। और इसके पूर्व जो है 2010 में ही केंद्र सरकार ने इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। असम सरकार जो है इसको राज्य का जलीय पशु घोषित किया है, पशु। ठीक है, तो पंजाब ने भी किया है सिंधु नदी की डॉल्फिन को। तो ध्यान देना है कि अब कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए, बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए। जो यूपी की जो स्टेट फिश है उसको क्या बोलते हैं, चितला। यूपी की जो राज्य मछली है उसको चितला बोलते हैं, और बिहार की जो राज्य मछली उसको देसी मांगूर बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर्ड की श्रेणी में आती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल 1 में भी है और साइट्स के परसिस्ट अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आता है कि अब गंगा नदी किनारे जो है गंगा नदी के जो नदी डॉल्फिन का प्रमुख हैबिटाट के जो उसको संरक्षण के रूप में घोषित किया गया, नोटिफाई किया गया, तो कौन कौन से हैं, तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है, बिहार में है। किस जिले में, तो भागलपुर जिले में है। ठीक है, 2020 में ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के लिए संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की थी। तो पूछेगा आपको कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसके लिए शुरुआत की गई थी, तो ध्यान देना आपको कि नदी और समुद्री दोनों, ये नहीं कि सिर्फ आप जो है नदी डॉल्फिन को क्लिक करके चले आना तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, घोल मछली जो है गुजरात की राज्य मछली घोषित की गई है। कब, 21 नवंबर 2023 को
किस दिवस पे? तो वर्ल्ड फिशरी डे, यानी 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरी डे मनाते हैं। तो घोल मछली जो है गुजरात की राज्य मछली जो है बनाई गई है। भारत में पाई जाने वाली बड़ी मछलियों में से एक होती है, ठीक। गोल्ड फिश इसको बोलते हैं, गोल्ड फिश इसको बोलते हैं। और गुजरात सरकार ने इसको राज्य मछली का दर्जा दिया है आर्थिक मूल्य और इसकी विशिष्टता के आधार पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हम लोग भारतीय भेषज संहिता आयोग। जो भारतीय भेषज संहिता है वो क्या है? भारत में निर्मित और उसका विपणन की जाने वाली दवाओं का जो मानक है ना, स्टैंडर्ड है, उसकी ऑफिशियल बुक है। उसकी बुक के रूप में जो मानता है उसको बोलते हैं इंडियन भारतीय भेषज संहिता, इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस, ठीक है। तो ये जो पूरी इसमें अब इसके लिए पूरा एक नोडल मंत्रालय कौन सा है, नोडल संस्थान कौन सा है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। देश में दवाओं का जो मानक है उसके निर्धारण के लिए आयोग का गठन किया गया है। तो भारतीय भेषज संहिता जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जो है भारतीय भेषज संहिता आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। होता ये क्या है कि इसमें जो भी दवाएं बनेंगी भारत में उसका विपणन होगा, उसके मानक यहाँ पे होते हैं। तो फार्माकोपियल जो समूह है PDG यानी फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, उसकी वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई? तो सवाल पूछा जा सकता है कि फार्माकोपियल जो वार्ता समूह है उसकी बैठक कहाँ पे हुई? तो हैदराबाद में हुई, ठीक है। पहली बार ये बैठक थी जो बाहर थी, यानी जापान, यूरोप और अमेरिका के बाहर थी। तो भारतीय भेषज संहिता को PDG का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। एक पर्यवेक्षक के रूप में WHO इसमें काम करता है। तो बस ये चीज़ें हैं। अब इससे होगा क्या कि भारतीय भेषज संहिता की जो है मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जो है जो फार्मास्यूटिकल जो पूरी सेक्टर है उसको उल्लेखनीय वृद्धि मिलेगी और दवाओं के जो डिजाइन है, मानक हैं, वो भी विश्व स्तर पे हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, तो ये आपने पढ़ा होगा, पिछले साल की भी करंट अफेयर की ये न्यूज़ है। तो समक्का सरक्का जठारा जो है वो कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला है। कहाँ होता है? तेलंगाना का जो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कोया जनजाति है उसके द्वारा होता है। 2 वर्ष पे एक बार होता है, ठीक है, तेलंगाना की मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। यह मेला जो है वो समक्का और सरलम्मा यानी सरक्का के सम्मान में होता है। समक्का सरक्का के सम्मान में होता है, ये देवी हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि इस माँ बेटी की जो जोड़ी थी ना, उसने 12वीं शताब्दी में जो काकती वंश थे उनके द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जो ट्राइबल लोग थे उन पर टैक्स लगाए गए थे, उन पर उन्होंने विरोध किया था और इसको जो है कि तेलंगाना सरकार ने स्टेट फेस्टिवल घोषित किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन को विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई थी, जिससे कि थ्रू जो है इसका उद्देश्य क्या था कि समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। मुगलू जिले में ही इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अब आता है ट्रेवल फॉर लाइफ। पहली बात आता है कि ट्रेवल फॉर लाइफ है ना, तो ध्यान देना है मिशन लाइफ क्या है। मिशन लाइफ ये है कि भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है। क्या है? जन आंदोलन। उद्देश्य क्या है कि इन्वायरमेंट का रक्षा करना और संरक्षण करना, किस थ्रू? तो व्यक्तिगत स्तर पे और सामुदायिक कार्रवाई को, यानी कि जो व्यक्तिगत स्तर पे भी हो, पर्सनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे ही कार्रवाई को प्रेरित किया जाए, ठीक है। लाइफ का तात्पर्य क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लासगो में UNFCCC का जो बैठक हुआ था COP26, इसमें जो है प्रस्तावित किया था। और इसी के बाद 2022 में साल भर बाद मोदी ने एकता नगर गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ की ऑफिशियली शुभारंभ की घोषणा की थी। उद्देश्य का इसका था कि 2028 तक हमें भारत में जो 80% जो गांव हैं और अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य है। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 2028, ये 2030 मत लगा देना या 47 मत लगा देना, ऑप्शंस में ऐसे आपको एलिमिनेट करने के लिए आएंगे। 2028 तक हमें क्या करना है? 80% जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। भारत जो है मिशन लाइफ, भारत लाइफ जो अपने उसको राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्धारित योगदान है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर देश का एक जो है उसमें बनाया गया यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है बनाया गया है, नेशनल स्तर पे जो है कुछ कंट्रीब्यूशंस करना है। तो उसमें मिशन लाइफ को शामिल करने वाला भारत पहला देश है जो ऐसा काम करेगा, ठीक है। तो अभी ध्यान देना है कि उसी के क्रम में ठीक साल भर बाद पर्यटन मंत्रालय ने, भारत सरकार ने, पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस पे 27 सितंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। ट्रेवल फॉर लाइफ, मिशन लाइफ तो था ही, ठीक है। इसके बाद साल भर बाद वहाँ ग्लासगो में हुआ, फिर बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात में किया और ठीक उसके बाद साल भर भारत मंडपम में पर्यटन मंत्रालय ने
वही ट्रैवल फॉर लाइफ जो है न्यूज़ में है वो उसको लॉन्च किया। ठीक है, तो अब सवाल उठता है किसकी किसकी भागीदारी में हुआ। तो पर्यटन मंत्रालय तो किया ही, साथ साथ जो है केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, UNWTO है यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, और UNEP भी है यानी कि यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इसके थ्रू भी यहाँ पे भागीदारी में किया गया। एक सेक्टोरल प्रोग्राम है, इसी के थ्रू जो है इसका लक्ष्य ये है कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ हमें किसी तरह से देश में अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। ट्रैवल फॉर जो लाइफ कार्यक्रम है उसको 2 अलग अलग सेक्टर के लिए प्रारंभ किया गया है, एक है स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, दूसरा है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। ठीक है, 2 अलग अलग सेक्टर हैं, एक स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, दूसरा है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसी में एक जुड़ा हुआ फैक्ट ये भी है कि बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन का आयोजन किया केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, तो इसमें 27 सितंबर को ही जो है इसको विश्व पर्यटन दिवस पे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की दी गई थी। इसमें याद नहीं रखना है उसको बेस्ट, लेकिन ध्यान ये देना है कि आपको विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें दावर, सारमोली, रेयक, कंथालूर और मंडला ये जो है पुरस्कृत थे। उत्तर प्रदेश का कुरैना ग्राम था पुरस्कृत श्रेणी में, इसको सिल्वर श्रेणी में रखा गया था, रजत श्रेणी में। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। तो हल्दी का नाम आपको पता ही होगा, जिंजिबरेसी ग्रुप का है, एक प्लांट है। ठीक है, वास्तविक नाम इसका जो है कुरकुमा लौंगा है, सदाबहार औषधि गुणों से जो एक पौधा है। अब आता है कि इसमें कर्क्यूमेंडिनियास जो है एक हल्दी में प्रमुख बायोएक्टिव है, इसमें पाया जाता है, एक कंपाउंड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को नोटिफाई किया। इसके कार्य क्या होंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी लाभों के संबंध में इसको जागरूकता देगा, खपत को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नए बाजार को विकसित करेगा और नए प्रोडक्ट के अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ावा देगा, मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के जो ट्रेडिशनल ज्ञान है उसका विकास करेगा। और इम्पॉर्टेंट जो सबसे जहाँ सवाल बन सकता है ये चीज़ है कि ये जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है वो उसके 2030 तक उसका लक्ष्य है कि भारत का जो हल्दी निर्यात है वो $1 बिलियन तक पहुँचाया जाए उसको। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पता ही होगा आपको, कई बार पढ़ चुके होंगे। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए। तो 11वीं मतलब ये ऐतिहासिक रूप से बताया गया कि 11वीं लोकसभा में HD देवगौड़ा ने लाया था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया था, फिर तीसरी बार भी अटल बिहारी वाजपेयी ने महिलाओं के आरक्षण के लिए लाया था। फाइनली जो है ध्यान देना है 19 सितंबर पिछले साल को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान विधेयक 2023 के नाम से लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, इसके बाद संविधान का जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तौर पे ये जो है अधिनियमित हो गया। इसमें अब इसके लिए एक संसद का एक स्पेशल सेशन यहाँ पे आयोजन किया गया और औपचारिक उसका नाम क्या था, यानी अनऑफिशियल नेम है ये, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अनऑफिशियल नेम है। ठीक है, तो नए जो संसद भवन था उसमें अमृतकाल में पहला विधेयक ये पारित हुआ। इसके पारित होने से क्या हुआ, विधायिकाओं में तो महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी है वो 33% होगी। किस किस चीज़ में, तो लोकसभा में, ध्यान देना लोकसभा में सिर्फ, राज्य की विधानसभाओं में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो विधानसभा उसमें 1/3 सीटों को रिजर्व करने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके 106वां अधिनियम संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 239 AA, ठीक है, 239 AA को यहाँ पे संशोधन किया गया है। और कौन कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो 330 A जोड़ा गया है, 332 जोड़ा गया है A क्लॉज और 334 A क्लॉज जोड़ा गया है। 330 A जोड़ने के माध्यम से क्या होगा, तो लोकसभा में जो SC ST के महिलाओं के लिए जो है SC ST की जो रिजर्व सीटें होती है उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। लोकसभा का जो डायरेक्ट निर्वाचन के माध्यम से जो कुल सीटें बढ़ती है उसमें 1/3 सीटें यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए सीटों की संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और नया अनुच्छेद 332 A बोलता है कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए सीटों को रिजर्व किया गया है। ठीक है, 334 A क्या बोलता है कि महिलाओं के लिए सीटों के रिजर्वेशन को लागू करने के संबंध के शर्तों को दिया गया है। ठीक है, शर्त क्या है, तो शर्त ये है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है उसकी विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कब होगा, डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद होगा। 15 वर्षों की अवधि के लिए शुरू में प्रोवाइड करेगा, लेकिन संसद इसको अवधि को बढ़ा सकती है। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना याद करो आप, 69th जो BPSC दिए होंगे उनके पता होगा कि सवाल पूछा था उसमें आपका PLI स्कीम्स पे।
ठीक है। तो ऐसे कुछ यूज जो स्कीम्स होती है ना उसमें डिटेल में जाता है, और पीएलआई स्कीम में सवाल में स्टेटमेंट में दिया भी था कि निम्न में से ये सेक्टर इससे लाभान्वित हैं। तो इसी तरह से आपको ध्यान दो कि प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है उसमें भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कलाकार, क्राफ्ट पर्सन्स भारतीय अर्थव्यवस्था में इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और कुछ लोगों को रोजगार भी देते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है एक तरह के, और इनको हम लोग वास्तविक तौर पे विश्वकर्मा के रूप में संदर्भित करते हैं। कौन कौन होते हैं? तो लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार वगैरह लोग होते हैं। तो पिछले साल नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना है। क्या? सेंट्रल सेक्टर की एक नई योजना है, पूर्णतः भारत सरकार द्वारा फंडेड है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना है। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है नोडल मिनिस्ट्री है। टैगलाइन पीएम विश्वकर्मा, यहाँ पे हाईलाइट करना मैं भूल गया हूँ, नोट करना आप। टैगलाइन क्या है? सम्मान, समृद्धि, सामर्थ्य। ठीक है, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि है। 5 वर्षों के लिए, वित्त वर्ष 23-24 से 27-28 तक के लिए इसको निर्धारित किया गया है। ध्यान देना, 18 ट्रेडिशनल जो व्यवसाय हैं जैसे कि बढ़ई, नाव, अस्त्र, लोहार, मतलब 18 टोटल 18 व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया है। सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान देना है कि उनको मतलब विश्वकर्मा के रूप में जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको सभी योजनाओं को लाभ को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल बनाना है, स्किल अपग्रेडेशन करना है, साथ साथ उनके प्रोडक्ट और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर और अत्याधुनिक उपकरणों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। इसके लिए जो है कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और एक विश्वकर्मा आईडी कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भव जो है एक नेक्स्ट आर्टिकल है। आयुष्मान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो आयुष्मान भारत सरकार की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी। तो उसका एक जो है उसी की सिफारिशों को लॉन्च किया गया था। इसका पूरा जो उद्देश्य है ना, SDG 3 आप पढ़ोगे तो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। इसमें 4 स्तंभ हैं, पूछा जा सकता है 4 स्तंभ। ठीक है, ध्यान देना कौन सा है। तो स्वास्थ्य और जन कल्याण केंद्र यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसमें आता है। तो ध्यान देना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात में वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। ये अभूतपूर्व पहल जो है आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। इसको अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की मैक्सिमम कवरेज करना। ध्यान देना, आयुष्मान भव अभियान को शुरुआत किया है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ से? गांधीनगर से। किस बात पे? आयुष्मान भारत की सफलता आपके आधारित है। ठीक है, एक राष्ट्रव्यापी क्या है? सेवा पहल है, स्वास्थ्य सेवा पहल है। ठीक, तो ये चीज़ें की गई हैं। अब आयुष्मान भव अभियान को जो आभा आईडी निर्माण है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आभा आईडी निर्माण है, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जैसे तपेदिक हो गया, सिकल सेल हो गया, इसकी जांच के लिए, कैंपेन करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, इस तरह से सेवा पखवाड़ा लागू किया गया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो। सांची जो है भारत का पहला सौर शहर है, सवाल पूछा जा सकता है। सांची MP के रायसेन जिले में छोटा सा जो एक नगर है, जो स्तूप के लिए, अशोक के जो है 81वें स्तंभ है उसके लिए, मंदिरों के लिए, बौद्ध विहारों के लिए फेमस है। स्कल्पचरल वेल्थ काफ़ी यहाँ पे है। सांची के स्तूप को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसको ग्रेट स्तूप के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो है अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। 1979 में सांची जो है स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। सांची जो है वो भारत का प्रथम सौर के रूप में शहर के रूप में लोकार्पण किया गया। उसके तत्कालीन जो CM थे शिवराज सिंह चौहान ने किया। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को बनाने के लिए MP सरकार ने MP सरकार का जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग है और IIT कानपुर इसके बीच में समझौता हुआ। ठीक है, तो मोढेरा आप पढ़े होंगे पिछली बार, भारत का पहला 24 घंटा जो है सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, बहुत पुराना है, सवाल नहीं पूछेगा। इसको सन विलेज परियोजना के तहत बनाया गया और मोढेरा भारत में प्रथम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर गांव बन चुका है।
तो इस तरह से आपका नेशनल करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट होता है। 2 वीडियोज़ में मैंने हिंदी मीडियम के मैगजीन का नेशनल करंट अफेयर्स करा दिया है। कल से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे, 2 वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 तारीख तक हम लोग पूरा मैगजीन ख़त्म कर लेंगे। और आराम से घबरा के मत पढ़ो, आप लोग धीरे धीरे पढ़ो, सारी चीज़ें याद हों। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक बार आप पढ़ो और फिर भूल जाए चीज़ें, तो धीरे धीरे पढ़ो, सभी चीज़ें याद हों। कुछ क्विजेज़ में अगर टाइम मिला तो मैं 9 बजे तक डालूंगा ग्रुप में, सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।